Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss short questions of your number 2. So let's get started. The first question is, what is problem? Write the difference between a simple problem and a complex problem. सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या, और सिंपल प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के दरमियान हमें डिफरेंस बताना है। प्रॉब्लम क्या होता है? आ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन और अ क्वेश्चन दैट नीड टू बी सॉल्व। ठीक है, बेसिकली एक सिचुएशन होती है या आप कह सकते हैं क्वेश्चन होता है जिसे हमें सॉल्व करना होता है। इट रिक्वायर्स फाइंडिंग अ सुटेबल सोल्यूशन टू ओवरकम और फिक्स द इशू। ओके, इसमें जो है हमें कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने इशू को ओवरकम कर लें या फिक्स कर लें। ओवरकम का मतलब कि हम लोग उसको ठीक कर लें, अपने इशू को जो है रिजॉल्व कर लें, खत्म कर लें। अब आगे डिफरेंस है सिंपल प्रॉब्लम एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में। सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है? अ सिंपल प्रॉब्लम इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। जो सिंपल प्रॉब्लम होता है वो हमें आसानी से समझ आ जाता है और हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बात करें, अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। एक तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है और उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। इट कैन बी सॉल्व विदाउट ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट। सिंपल प्रॉब्लम जो है हम लोग डायरेक्ट एक ही दफा में उसको सॉल्व कर लेते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व नहीं करना पड़ता। लेकिन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या होता है? इट्स नीड टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू सॉल्व इजीली। जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है वो एक लार्ज प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम लोग सेपरेटली हर पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। द डिटेल्स आर क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सिंपल प्रॉब्लम की डिटेल्स होती हैं वो क्लियर होती हैं, फौरन से हमें समझ आ जाती हैं। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसकी बहुत सी डिटेल्स होती हैं एंड सम में नॉट बी इम्पोर्टेंट। कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। द सोल्यूशन इज यूजली नॉन और बेस्ड और कॉमन सेंस। जो सिंपल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो मोस्टली हमें पता होता है या फिर कॉमन सेंस पे बेस करा होता है, हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या होता है? द सोल्यूशन रिक्वायर्स डीप थिंकिंग एंड केयरफुल एनालिसिस। इसमें हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है, प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, और उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करना होता है ताकि हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई सॉफ्टवेयर डिजाइनर प्रेफर टू यूज आईपीओ चार्ट। जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं वो क्यों आईपीओ चार्ट को प्रेफर करते हैं, वो क्यों आईपीओ चार्ट को यूज कर रहे होते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइनर प्रेफर टू यूज आईपीओ चार्ट बिकॉज दे क्लियरली शो द इनपुट, द प्रोसेस डन ऑन द इनपुट एंड फाइनल आउटपुट। ओके, जो आईपीओ चार्ट होता है बेसिकली वो क्लियर मतलब ये चीज शो कर रहा होता है कि क्या इनपुट है, ठीक है, हमें क्या प्रोसेस करना है उस इनपुट के ऊपर, क्या चीज परफॉर्म करनी है, क्या चीज कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा। इस वजह से जो है आईपीओ चार्ट को यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग हाउ अ प्रोग्राम वर्क इन अ सिंपल एंड ऑर्गेनाइज वे। बेसिकली ये हेल्प कर रहा होता है अंडरस्टैंडिंग में और प्लानिंग में कि किस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है वो सिंपल और ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब हमें डिफरेंस बताना है कंप्यूटेशनल और लॉजिकल थिंकिंग के दरमियान। सबसे पहले हम मतलब देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ वे दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं जिस तरह कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं? सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग फैक्ट्स एंड क्लियर रीजनिंग। इसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं फैक्ट्स के थ्रू, डाटा के थ्रू। क्लियर क्या डाटा है उसकी बेसिस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और क्लियर रीजन होता है कि इसकी क्या वजह है, हमें क्यों ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है हम उसके जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसको उसके सोल्यूशंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग में क्या करते हैं कि हम लोग सेंसिबल डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है, किसकी बेस पे? एविडेंस की बेस पे कि हमारे पास क्या क्या सबूत है उसकी बेसिस पे, या क्या लॉजिक है उसकी बेसिस पे हम लोग कुछ भी डिसाइड कर रहे होते हैं। ये उसके बाद यूज कहाँ पे यूज होता है? यूज इन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर रिलेटेड टास्क। ठीक है, कंप्यूटेशन थिंकिंग जो है प्रोग्रामिंग में या जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वहां पे यूज होता है। लेकिन जो लॉजिकल थिंकिंग है वो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा होता है, बैच में यूज होता है और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है? मेकिंग अ प्रोग्राम टू सॉर्ट ऑल स्टूडेंट मार्क्स ऑटोमेटिकली। अब हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखने हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हमें लिखना है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है कि जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको तरतीब देना है ताकि वो ऑटोमेटिकली तरतीब दिए जाए। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग की ये एग्जांपल हो सकता है कि हमारे पास इफ ऑल सिटीज हैव अ मायर एंड इस्लामाबाद इज अ सिटी, इट हैज अ मायर। मायर का मतलब कि हर जो शहर है उसके अंदर सरबराह होते हैं, ठीक हो गया। तो इस्लामाबाद भी एक सिटी है तो इसका मतलब है कि वहां पे भी सरबराह होंगे। मतलब यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने
रीजन के साथ कहा कि अगर हर सिटी में मायर होते हैं तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में भी मायर होगा, क्योंकि वो भी सिटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फोर प्रॉपर्टीज और टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की फोर प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें डिस्कस करना है। सबसे पहले है हमारे पास डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन द लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल वंस एंड वर्किंग ऑन देम वन बाय वन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हमारे पास एक लार्ज प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और हर एक पार्ट के ऊपर जो है वन बाय वन वर्क कर रहे होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दी स्मॉलर प्रॉब्लम्स आर रेफर टू एज सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन स्मॉलर प्रॉब्लम्स को हम लोग सब प्रॉब्लम ही कह सकते हैं। दिस वे वी सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इजीली। इस तरह से हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और उसको इजीली सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्स्ट्रक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बाय रिमूविंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द सोल्यूशन। जो हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड आउट किया होता है उसमें से जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं जिसके थ्रू हमें अपना सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता, हम उनको रिमूव करते हैं और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, एग्जामिन द प्रॉब्लम फॉर अ पैटर्न और सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रीवियसली सॉल्व प्रॉब्लम। जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा हम उसमें से देखेंगे कि क्या हमने इस जैसा कोई पहले प्रॉब्लम फेस किया है, क्या हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, जो अभी हमारे पास प्रॉब्लम आया है इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं जो हमारे पास पहले प्रॉब्लम आया था। फिर हम उनमें सिमिलैरिटीज वगैरह देखते हैं, फिर उस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन, दिस इज द एक्चुअल डिजाइन ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये टाइम आता है कि जब हम लोग एक्चुअल डिजाइन बना रहे होते हैं सोल्यूशन का। दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप प्लान ऑफ एक्शन। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके एक्शन लिख रहे होते हैं। व्हाट आर द मेथड यूज टू डिजाइन ए सोल्यूशन, किस क्या मेथड है, हम लोग किस तरीके से अपने सोल्यूशन को डिजाइन कर सकते हैं। टू डिजाइन अ सोल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है या हमारा प्रॉब्लम क्या है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी कलेक्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये प्रॉब्लम है, फिर उससे जितनी भी रिलेटेड मतलब उससे उस प्रॉब्लम से जितने भी रिलेटेड डेटा होगा, ठीक है, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे एंड थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट। और डिफरेंट तरीके सोचेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, वी मेक अ सिंपल मॉडल टू टेस्ट ओवर आइडिया। फिर हम एक सिंपल मॉडल बनाएंगे जो कि अपने मतलब आइडिया के ऊपर टेस्ट करेंगे क्या ये काम कर भी रहा है, क्या ये वर्कफुल है भी सही, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। इन द एंड आखिर में हम क्या करेंगे, वी इम्प्रूव एंड टेस्ट द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है, उस मॉडल को इम्प्रूव करेंगे और फाइनल सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे टू मेक श्योर इट वर्क प्रॉपरली। ताकि इस चीज को मेक श्योर किया जाए, इस चीज को मतलब इस चीज की यकीन दहानी की जाए कि जो हमने मॉडल बनाया है, जो हमारा सोल्यूशन है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। Which computational thinking technique breaks down the problem into smaller parts? Okay, कौन सी computational thinking की जो टेक्निक है उसमें हम लोग जो लार्ज प्रॉब्लम होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसी कौन सी टेक्निक है? The computational thinking technique that breaks down a problem into smaller parts is called decomposition. Decomposition एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग लार्ज प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में। The next question is identify three computing problems for other subject that you are studying in your class. ठीक है, अब हम लोगों ने कंप्यूटिंग प्रॉब्लम मतलब थ्री कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होंगे, जो कि हम लोग अपने क्लास में स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मैथ्स, ठीक है, इसमें हम लोग लॉन्ग इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। इसी तरह से फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सिमुलेटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट मोशन की, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसमें क्या होता है कि हम लोग ना सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑब्जेक्ट की मोशन चेक कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो हरकत कर रहा है। फिर बायोलॉजी है, एनालाइजिंग डीएनए डाटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टूल्स। कंप्यूटर टूल्स की मदद से हम लोग डीएनए डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू थिंक कंप्यूटेशनली, हमें क्यों जरूरत है कंप्यूटेशनली थिंक करने की, कंप्यूटेशनली सोचने की। वी नीड टू थिंक कंप्यूटेशनली टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप वे दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इससे क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को क्लियर और स्टेप बाय स्टेप वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं, जिसे कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक करते हैं बिग प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में। फिर उसके बाद पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं। पैटर्न्स मतलब हम लोगों ने उससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम फेस किए होंगे, ठीक है, उसमें क्या और इस वाली प्रॉब्लम में क्या सिमिलरिटीज हैं वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्रिएट सोल्यूशन दैट वर्क फॉर मेनी सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं या उसके लिए सोल्यूशन बना रहे होते हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए भी सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए भी वर्कफुल होता है।
इसके अलावा जो है हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ताकि टाइम और एफर्ट को सेव किया जाए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, कंप्यूटेशनली थिंकिंग हेल्प अस टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर इफेक्टिवली। बेसिकली जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है कंप्यूटर के थ्रू। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेलीफोन नंबर यूजली हैव 9 डिजिट्स। जो टेलीफोन नंबर है उसके 9 डिजिट्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 9 डिजिट्स, इन 9 डिजिट्स में द फर्स्ट टू रिप्रेजेंट द एरिया कोड। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल 9 डिजिट्स हैं, ठीक है, रैंडम ये कोई भी डिजिट्स है, हम इस वक्त इनको 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट्स है। जो फर्स्ट टू डिजिट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, मतलब जिस जिसके पास टेलीफोन नंबर है उसके पास जो फर्स्ट टू डिजिट है वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 92 है, ठीक है, हमेशा हर किसी के मोबाइल नंबर, सॉरी, टेलीफोन नंबर का जो फर्स्ट टू लेटर होंगे वो 92 होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट होंगे। द लास्ट 7 डिजिट रिप्रेजेंट द एक्चुअल टेलीफोन नंबर। अब ये सारे नंबर्स होंगे ना, ये असल वाले नंबर होंगे जो हर किसी के डिफरेंट होंगे। अब उसके बाद उन्होंने एक और यहाँ पे बात कह दी है, एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ दीज 7 डिजिट्स कांट बी जीरो। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट डिजिट होगा इन 7 डिजिट्स में से, ये फर्स्ट डिजिट है, ये जीरो नहीं हो सकता। मतलब 1 से लेके 9 तक कोई नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर आर पॉसिबल विद अ गिवन एरिया कोड। वो कह रहे हैं कि एक एरिया के अंदर कितने डिफरेंट टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये जो नंबर है ये 0 से 9 तक हो सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1 से लेके 9 तक होगा, और ये सबके सेम होते हैं। ओके, आंसर को हम लोग देखते हैं। सिंस द फर्स्ट टू डिजिट एरिया कोड आर फिक्स्ड, ठीक है, ये टू डिजिट है ये फिक्स है। वो ओनली नीड टू कैलकुलेट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर द लास्ट 7 डिजिट ऑफ द टेलीफोन नंबर। हमें सिर्फ ये पॉसिबल डिजिट्स देखने हैं कि कितने, मतलब नंबर हो सकते हैं टोटल, ठीक है। हमने देखने हैं कि कितने टोटल नंबर हर हर पर्सन के पास जो मोबाइल टेलीफोन नंबर है वो कितने हो सकते हैं, कितने डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले अपनी वो सिचुएशन लिख दी। जो फर्स्ट डिजिट है 7 नंबर में से वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब 9 चॉइसेस है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर हो सकता है, जीरो नंबर नहीं हो सकता। अब उसके बाद 6 रिमेनिंग है, और उसमें से जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक हो सकते हैं, मतलब हमारे पास 10 चॉइसेस हैं, ठीक है। 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम लोगों ने पॉसिबल टेलीफोन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, वो कैसे करेंगे। हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 9, राइट। मतलब हमारे पास 7 डिजिट्स का हम फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट डिजिट सेम है सबके, उसके हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 7 डिजिट, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये 7 डिजिट्स है। जो फर्स्ट डिजिट है उसके कितने चॉइसेस हैं, कितने नंबर ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके 9 बन सकते हैं। हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब उसके बाद जो बाकी 6 डिजिट्स हैं ये इनके जो है 10 चॉइसेस हैं। इस वजह से हमने इसकी जगह भी यहाँ पे 10 लिख दिया कि 10 चॉइसेस हैं, इसकी जगह भी 10 लिख दिया, ठीक हो गया। ये सारे आगे 10 टाइम्स जो है, मतलब हमने 6 टाइम्स जो है वो 10 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हम लोगों ने 10 लिख दिया। अब हम इसको 9 से, अब यहाँ पे क्योंकि ये 10 की पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जो 6 टाइम्स 10 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोग ने 9 को मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 6 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 9,000 टाइम्स जो है हम लोग जो है वो मतलब मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर्स बना सकते हैं। ओके, ये कॉम्बिनेशंस आ गए। Therefore, 9,000 different telephone numbers are possible with a given area code. Next question is, from city A to city B, there are 4 different roads, and from city B to city C, there are 2 different roads. वो क्या कहना चाह रहे हैं कि A से B सिटी की तरफ 5 रोड्स जाती हैं, ओके। फिर B से C सिटी की तरफ सिर्फ 2 रोड्स जाती हैं, ओके। अब हमने क्या करना है, एक मैप ड्रॉ करना है, ठीक है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमें बताना है कि कितने पॉसिबल रूट्स हैं। अगर हम लोग ए से सी जाएं तो कितने पॉसिबल रूट्स बनेंगे, लेकिन हमें जाना बी के थ्रू है, ओके। अब हम लोग ये चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ए से सी जाने के लिए हमारे पास कितने रोड्स हैं, कितने पाथ हैं, लेकिन हमें बी से जाना है, ये नहीं हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते।
ओके, स्टेप वन, पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। सिचुएशन क्या है हमारे पास, फ्रॉम ए टू बी, अगर हम लोग ए से बी जाएंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट रोड्स होंगे। अगर हम बी से सी जाएंगे तो हमारे पास 2 डिफरेंट रोड है। टू गो फ्रॉम ए टू सी, अब हमने ए से सी जाना है, लेकिन जाना किसके थ्रू है, बी सी टी के थ्रू जाना है। डायरेक्ट हम नहीं जा सकते ए से सी। अ पर्सन मस्ट चूज वन रोड फ्रॉम ए टू बी एंड देन वन रोड फ्रॉम बी टू सी। जो पर्सन है वो क्या करेगा कि पहले इनमें इन 4 रोड में से कोई भी एक रोड चूज करेगा ए से बी सिटी की तरफ जाने के लिए। उसके बाद बी से सी सिटी की तरफ जाने के लिए फिर वो एक रूट, सॉरी एक रोड जो है वो चूज कर लेगा। ओके, अब स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, कितने टोटल पॉसिबल रूट्स होंगे, ये कितने पॉसिबल रास्ते होंगे। टू फाइंड टोटल रूट्स फ्रॉम ए टू सी पासिंग थ्रू बी, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए टू बी के साथ, राइट, और फिर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी टू सी के साथ। ओके, अब ये क्या मतलब है कि जो ए से हम पहले बी जाएंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबल रास्ते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने बी टू सी जाना है, फिर कितने रास्ते हैं हमारे पास, 2 हैं। इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 8। तो ये हमारे पास क्या है आंसर, देयर आर 8 पॉसिबल रूट्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी पासिंग थ्रू सिटी बी। ठीक है, कि हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल रूट्स हैं कि अगर हम लोग ए से सी जाएं, लेकिन जाएं कैसे, बी सिटी के थ्रू जाएं। ओके, यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो गए हैं। आई होप सो आप आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।